अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम अपना फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, द लास्ट लेसन। हाँ, हमने इसके 6 पैराग्राफ्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए थे। इसके बाद के पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है। स्टोरी जैसा कि अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, एक बच्चे की है जो कहाँ रहता है, एसेंस में रहता है, और जो कि कहाँ पे है, फ्रांस में। ठीक है, ये जो कहानी है वो बेस्ड है एक वॉर के टाइम भी, जो कि वॉर हुई थी फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो वॉर हुई थी। तो उस टाइम की ये कहानी है। तो क्या किया था, पर्शिया जो फ्रांस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था पर्शिया ने, यानी जर्मनी ने, जो आज के टाइम पे जर्मनी कहलाता है। उसने क्या किया था, कब्ज़ा कर लिया था 2 स्टेट पे, एसेंस और लॉरेन पे। अब जो वहाँ पे क्या हुआ था, एसेंस और लॉरेन पे जब कब्ज़ा कर लिया तो अब वहाँ पे जो फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी वो बंद हो रही थी। अब उसकी जगह क्या पढ़ाया जाना था, जर्मन। ये कहानी जो कि लिखी है एल्फेंस ड्वेट ने, इन्होंने एक कहानी इन्होंने बताया है जिसमें एक राइटर था फ्रेंस, उसके ऊपर बेस है वो। उसके साथ क्या क्या होता है उस स्टोरी पे वो कहानी पूरी रिलायबल करती है कि उनके टीचर जो हैं वो अपना लास्ट लेसन ले रहे थे, वो उस दिन लेट हो गया था। वो पूरी कंडीशंस बताते हैं कि वहाँ पे टाउन हॉल के बाहर भीड़ लगी हुई थी, और जब वो स्कूल पहुँचा तो उनके जो टीचर्स थे वो नए कपड़ों में और बिल्कुल नए तरीके से बिहेव कर रहे थे, बहुत ही काइंड मैनर में जो है वो बिहेव कर रहे थे। और पीछे वाली बेंच पे जो रेपुटेड पर्सन्स होते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन जो थे पुराने, उनके पोस्ट मास्टर या गाँव के लोग, वो सब थे। और जो बच्चे थे वो अपना लास्ट लेसन ले रहे थे। जब वो बैठे तो उन्होंने बताया कि ये क्या है, आपका लास्ट लेसन है। तो हमने वहाँ पे आपके 6 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, और आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो पीछे वीडियोस जो डली हैं उनको आप चेक करके रिपीट कर सकते हैं। चलिए हम वापस अपने स्टोरी पे आते हैं। ये देखिए, वाइल से स्टार्ट है पैरा नंबर 7। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule of participle all through, very loud and clear and without one mistake. राइटर कह रहा है कि मैं इससे पहले कुछ सोच रहा था, मैं ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये लोग क्यों बैठे हैं। मैं समझ गया था क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये आज जो टीचर हैं वो अपना लास्ट लेसन दे रहे हैं, इसीलिए गांव के लोग भी आए हुए हैं और इतना बदला हुआ माहौल है। क्या ये मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मैंने अपना नाम सुना। और वो किसके लिए मेरे टीचर ने पुकारा था, वो भी किसके लिए, कि जो आज लेसन सुनाना था पार्टिसिपल का, उसके लिए। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल डर गया। वो ये चाहते थे सुनाना के, जब वो चाहते थे तो वो ये चाहता था राइटर कि मैं खड़ा हूँ और एक बार में, देखिए इसमें लिखा है ड्रीडफुल मतलब डरना। वो कह रहा है मैं सोच रहा था कि मैं बिना डरे, बिना किसी गलती के, ज़ोर ज़ोर से, कस कस के, बिना किसी मिस्टेक के पूरे रूल्स उनको सुना दूँ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्द पे घबरा गया, कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और मैं अपना डेस्क पकड़कर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने टीचर के ओर देखूं, या मतलब अपनी निगाहें उठा के देखूं। वो मैं इतना डर गया था क्योंकि मुझे पार्टिसिपल याद नहीं थे। I heard Mr. Hamel say to me, मैंने सुना मिस्टर हैमल कह रहे थे, I would scold you, little friends, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. मिस्टर हैमेल कहते हैं मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं। तुम्हें इस बात को महसूस हो रहा होगा आज कि मैंने कितना
गलत किया, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, मेरे पास बहुत समय, मैं हमेशा ये टालता रहा कि अभी मेरे पास बहुत समय है, आज नहीं कल कर लूँगा। मतलब मैं आलस के मारे अपने पढ़ाई को टाल रहा था कि चलिए आज नहीं, चलिए कल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो आज हम कहाँ पे आके खड़े हो गए, यानी आज हम अपना लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं और हमने कुछ सीखा नहीं है। तो ये मिस्टर हैमिल कहते हैं, दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एलिस। वो कह रहा है ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये पूरे एलियंस के साथ दिक्कत है। मतलब जो स्टेट है एल्सिस, उसके पूरे स्टेट के साथ दिक्कत है कि वहाँ के सभी लोग कैसे हैं, आलसी हैं, पढ़ने को ध्यान नहीं देते। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो सीखने को कल पर टाल देते हैं, यानी पढ़ने को कल पर टाल देते हैं, चलो आज नहीं कल पढ़ेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। जो वो फेलोज हैं, देखिए वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, जो पर्शियन शोल्डर जिन्होंने एलेंस पे कब्ज़ा कर लिया है, जो पर्शियन लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, वो उनको कह रहे हैं कि वो ये सोचते होंगे और ये तुम लोगों से कहेंगे, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, कैसे फ्रेंचमैन हो कि तुम सिर्फ फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो नहीं, क्योंकि ना तो तुम्हें फ्रेंच पढ़ना आती है, ना तुम्हें फ्रेंच बोलना आती है, तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये वो ताना कसेंगे और ये सही होगा। बट यू आर नॉट द फर्स्ट, लेकिन ये तुम सिर्फ अकेले नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे से फ्रेंड्स, मतलब वो एक बच्चे को दुलार करते हुए कह रहे हैं, मतलब प्यार में कह रहे हैं, छोटे फ्रेंड्स ये सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू अप्रोच अवर सेल्फ विथ। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि ये सब किसके साथ, ये हम सभी के साथ हो रहा है। हम सब के पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। मतलब हम लोग खुद अपने आप को दोष दे सकते हैं कि हम लोगों की सबकी गलती है जिसकी वजह से हम फ्रेंच या कोई भी भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारे स्टेट में ये चीज़ होती है, पढ़ाई को उतनी तरजीह नहीं देते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट द मील सो एज हैव अ लिटिल मोर मनी। वो कहते हैं इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि आप पढ़ना सीखो। वो किसको प्रेफरेंस दे रहे थे कि आप जाकर किसी फार्म पे काम करो या किसी मिल में, मतलब मशीन, जहाँ मशीनों का काम होता है, कारखाने में जाकर काम करो, जिससे क्या हो, पैसा आए। वो आपको पढ़ाना चाह ही नहीं रहे थे। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पे, मैं खुद भी अपने आप को इस चीज़ के लिए ब्लेम करता हूँ कि मैंने भी तुमको पढ़ाना नहीं चाहा। हैव आई नॉट ऑफेंड सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। वो कहते हैं इसमें सिर्फ तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है, बल्कि मेरी भी गलती है, क्योंकि क्या मैं तुमसे अपने घर पे फूलों में पानी नहीं डलवाता था? जब मेरा मन मछली पकड़ने का करता था तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दिया करता था? मैंने खुद तुम लोगों को पढ़ाना नहीं चाहा। इसमें एक गलती जो है वो किसकी है? मेरी भी है। देन फ्रॉम द वन थिंग टू अनदर, अब एक ओर से वो दूसरी काम की ओर चलते हैं। मिस्टर हैमिल went on to talk of the French language। अब मिस्टर हैमिल क्या कर रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। saying that it was the most beautiful language in the world। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर भाषा है इस पूरे संसार की। the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it। वो कहते हैं कि देखो जो फ्रेंच है
वो सबसे क्लियर भाषा है, सबसे लॉजिकल भाषा है, और हमें इसको क्या करना है, गार्ड करना है, बचाना है। हमें इसको कभी भी भूलना नहीं है, नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल एनस्लेव्ड as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, बंदी बना हुआ है, मतलब जिसके ऊपर कोई दूसरा या राज करता है, तो ये उसके लिए क्या है, एक चाबी है, की ऑफ देयर प्रिजन, मतलब उसके पिंजड़े की चाबी है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर आप किसी के ऊपर आपके ऊपर कोई शासन कर रहा है, आप किसी के अंडर में हैं, और अगर आप मातृभाषा को अपने भूल जाएंगे तो आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं ये क्या है, एक आज़ादी की चाबी है। क्योंकि अगर हम अपनी भाषा को नहीं भूलेंगे तो हम लोग हर देश से लड़ सकते हैं। और जब भी हम किसी के ग़ुलाम होते हैं तो जो उसकी मदर टंग होती है वो क्या होती है, की ऑफ द प्रिजन, मतलब उसके पिंजड़े की चाबी। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने क्या करा, ग्रामर की बुक निकाली और खोला और हमें लेसन पढ़ाना शुरू करा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। उसने कहा मैं ये देख के या सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा भौचक्का था कि मुझे ये भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो भी वो कुछ बता रहे थे वो मुझे बहुत ही आसान लग रहा था, बहुत ही सिंपल। आई थिंक टू, मैंने फिर सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतने गौर से इस भाषा को सुना भी नहीं है, कभी मैंने इसको इतना गौर पढ़ाई पे किया भी नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। उन्होंने, वो कहते हैं कि हमें टीचर ने कभी इतने पेशेंस से बताया भी नहीं था। अगर वो ऐसा करते तो शायद हमारा मन लगता। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर हैमिल है वो आज उनका लास्ट लेसन है, तो वो चाह रहे थे कि जो कुछ उन्हें आता है वो सब आज बता दें, वो सब हम लोगों के सर में, हम लोगों के भेजे में डाल दें कि हम लोग सब कुछ सीख जाएं जो भी उनको आता है। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब हमको क्या करना था, लिखने का काम शुरू करना था, लिखना सीखना था। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड अ न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन मिस्टर हैमिल के पास नई कॉपियाँ थी हमारे लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंडेड फ्रेंच एलिस। देखिए वो कह रहे हैं क्या लिखा हुआ था, फ्रेंच और एल्सिस लिखा हुआ था उस पूरी कॉपी पे। एक बहुत ही अच्छी राउंड, जैसे कहते हैं कर्सिव राइटिंग में, बहुत ही बढ़िया भाषा में लिखा हुआ था। नई कॉपियाँ थी, उस पर क्या लिखा था, फ्रांस एल्सिस। They looked like little flags floating everywhere in the classroom, hung from the rod at the top of our desks. वो कह रहे हैं जो ये कॉपियाँ थी जो हमारे डेस्क पे रखी हुई थी, ये सिर्फ कॉपियाँ नहीं थी, ये ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांस के झंडे लहरा रहे हों हमारी टेबलों पे। मतलब एक पैट्रियोटिक वाला माहौल बन रहा था, पैट्रियोटिज्म का माहौल बन रहा था कि सारे में क्या हो रहा था, जो कॉपियाँ थी वो कैसा लग रहा था जैसे फ्रांस के झंडे लहरा रहे हों। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of pen over the paper. वो कह रहे इतना शांत माहौल था कि सिर्फ
जो पेपर है उस पर पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी, यानी सिर्फ लिखने की आवाज़ आ रही थी और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। Once some beetles flew in, देखिए beetles कहते हैं छोटे छोटे मच्छरों को, but nobody paid any attention to them, वो कहते छोटे छोटे मच्छर हम लोगों की तरफ आ रहे थे लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। Not even the little ones who worked light on tracing fish hooks, वो कह रहा है वो छोटे छोटे जीव जंतु, देखिए जीव जंतु अभी ऐसे आपको आगे मालूम चलेगा। जो लिटिल वंस इधर पे यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, एक पिजन के लिए। पिजन मतलब होता है कबूतर, वहाँ पे कुछ कबूतर भी थे तो उनके लिए उसने कहा है कि वहाँ पे जो छोटे छोटे जीव थे उनके सिर्फ क्या आ रही थी, पंजों को कुरेदने की आवाज़ आ रही थी। फिश हुक की तरह जो उनके पंजे थे उनको कुरेदने की मतलब रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। ऑन द रूफ द पिजन कुक्ड वेरी लो, देखिए कुक्ड मतलब होता है आवाज़। देखिए पिजन जो होती हैं, पिजन की आवाज़ होती है कुक और ईडी लग गया क्योंकि ये पास्ट में है, तो द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, जो पिजन्स हैं वो आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा या मैंने अपने आप से कहा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये जो पर्शियंस लोग जिन्होंने हम पे कब्जा कर लिया है और फ्रेंच भाषा बंद करके जर्मन चला रहे हैं, क्या ये पिजन को भी मना कर देंगे कि ये कुक्ड ना करें, अब ये क्या करें, कू की जहाँ कैसी आवाज़ निकाले, जर्मन बोले, क्या ये उनको भी इस पर। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he had want to fix in his mind just how everything looked in that little school room। वो कह रहा है, राइटर कहता है कि जैसे ही जैसे मैं लिखते लिखते रुकता था तो मैंने देखा मिस्टर हेमल क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मोशनलेस मतलब बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं, कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए हैं और हर चीज़ को ऐसे देख रहे हैं कि वो अपने माइंड में सजो लें। स्कूल की क्लासरूम की हर छोटे से छोटी चीज़, स्कूल की हर छोटे से छोटी चीज़ वो अपने माइंड में सजो लें और उस याद को वो लेकर यहाँ से जाएं। मतलब वो एक पिक्चराइज कर रहे हैं पूरे क्लासरूम को अपने माइंड में, अपने दिमाग में बिठाल रहे हैं। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his room in front of his, just like that। वो कह रहा है कि 40 साल से वो यहाँ थे, वो बाहर खिड़की से अपने गार्डन को देख रहे थे, वो उस क्लासरूम की हर छोटी सी छोटी चीज़, अपने सामने क्लासरूम की हर छोटी सी चीज़ को देख रहे थे। Only the desk and benches had been worn smooth, the walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that had planted himself twined about the window of the roof। वो हर प्रत्येक चीज़ को मतलब एक बिल्कुल माइंड में बिठाल रहे थे। वो कैसे, यहाँ पे उन्हें कितने साल हो गए थे, 40 साल। उनका वो बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था, उनकी कक्षा के सामने बिल्कुल हम लोग थे। केवल मेज़ और कुर्सियाँ घिस घिस कर कैसी हो गई थी, चिकनी हो गई थी, बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। और बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे लंबे खड़े हुए थे और एक जो होप वाइन होती है, होप वाइन मतलब एक प्रकार की बेल होती है, वो भी बाहर लगी हुई थी जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। वह खिड़की से लिपटे हुए कहाँ तक गई थी, छत तक। मतलब खिड़की से लिपटती हुई बेल जैसे चढ़ती चली जाती है तो वो छत तक गई थी, जो कि किसने लगाई थी, खुद मिस्टर हेमल ने लगाई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब को छोड़ के जाना बहुत ही ज़्यादा दुखदायक पूर्ण था, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। पुअर मैन टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट
in the room above packing their trunks, for they have must leave the country next day. उनकी बहन जो कि उनका सामान पैक करके, ट्रंक मतलब उनके अटैची वगैरह जो सामान होता है वो सब बिल्कुल तैयार लिए खड़ी थी, क्योंकि उस तैयारी करे हुए बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि अगले दिन उनको क्या करना था, कंट्री को छोड़ के जाना था. बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट. लेकिन उन्हें हर लेसन सुनने का साहस था, हर लास्ट लेसन सुनने का साहस था, मतलब आखिरी तक बिल्कुल पढ़ाने की उनके अंदर अभी भी हिम्मत थी. आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन ऑन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पार्ट शुरू हुआ. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, ऐसी आवाज़ें बच्चे निकालने लगी. कैसे? बा बी बी बो. डाउन, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे. डाउन द एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग देयर प्राइमर इन बोथ हैंड्स. जो पीछे के छोर पे एक बूढ़े से हॉजर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया और पुस्तक को दोनों हाथ से पकड़कर वो भी चिल्लाने लगे. क्या चिल्लाने लगे? जो बच्चे चिल्ला रहे थे, बा बी बू. ठीक है. यू कुड सी दैट टू was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. जब वो चिल्ला रहे थे, जब वो भी ज़ोर ज़ोर से ऐसी आवाज़ निकाल रहे थे, तो ये हमारे लिए कैसा था? ये हमारे लिए हंसने का एक सबब था, हंसने की बात थी. लेकिन हम उस चीज़ को सुन के हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, क्योंकि वो एक इमोशन से भरे हुए चिल्ला रहे थे. मतलब एक इमोशन में कि जब कोई छोड़ के जाता है तो एक गुस्सा भी था, इमोशंस भी थे उनके, तो उसमें वो चीज़ वो कर रहे थे. और ये हमारे लिए हमें हंसा भी रही थी और रुला भी रही थी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. हाँ, हमने इस लास्ट लेसन को कितने अच्छे से याद रखा. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. जैसे ही चर्च की घंटी में 12 बजे. देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडो. खिड़की के नीचे जो पर्शियन सोल्जर्स लौट रहे थे. ठीक है. देन द एंजलिस मतलब होता है, एक एंजलिस होती है, प्रार्थना होती है, उसकी जब घंटी बजी तो उस वक्त क्या होने लगा, जो पर्शियन सोल्जर्स जो कि ड्रिल करके लौट रहे थे, उनके एक देखिए ट्रम्पलेट, एक वो होता है, बाजा होता है, आपने देखा होगा, भोपू सा होता है, उसको अपने इंडियन भाषा में कह सकते हैं, तो उसे तुरैया भी कहते हैं. जो नहीं होता है वो कस कस के बजाना माइक से, उस टाइप का वो था. और उसकी आवाज़ आ रही थी, पू पू की आवाज़ जैसी आती है उससे, तो वो आवाज़ निकल रही थी जो कि हमारे विंडो के बिल्कुल नीचे से आ रही थी. मिस्टर एमल स्टूड अप वेरी पेल. मिस्टर एमल खड़े हुए, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने उन्हें कभी, देखिए टॉल जो है वो लंबे से नहीं है, टॉल का मतलब यहाँ पे है इतने आत्मविश्वास में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था. वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गए थे, वो बहुत ही जोश में उठे. माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा. आई उन्होंने कहा, मैं. बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक लिया. ही कुड नॉट गो ऑन, उन्होंने कुछ बोला नहीं. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग on with all his might he wrote a large as he could Vice la France. उन्होंने क्या किया, वो पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक पीस टुकड़ा उठाया
और उससे जितना बड़ा हो सकता था उनने उतने बड़े शब्दों में लिखा। क्या लिखा? वीस ला फ्रांस। देखिए वीस ला फ्रांस का मतलब हो गया है आपका, ये इन्हें फ्रांस में लिखा था, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने फ्रांस में क्या लिखा? वेस्ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुके। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सर को उसी ब्लैक बोर्ड से टिका दिया। लिखते लिखते उन्होंने उसी ब्लैक बोर्ड पे अपना सर टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने हमें हाथ से इशारा किया। क्या इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, अब आपका स्कूल ख़त्म होता है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरीज थी। ऑल द स्टूडेंट्स, आपने इसको रीड भी करा होगा और जो हमने वीडियोस भेजे हैं उससे आपने इनको समझा भी होगा। अब इसका जो राइटिंग वर्क है वो आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।